हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉज के बारे में। तो अब तक हमने जो टॉपिक देखा था साइज रिडक्शन, उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज करने वाले साइज रिडक्शन के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर हमने पूरी जानकारी ले ली है। तो अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर लॉज के बारे में पढ़ने वाले, यहाँ पर कुछ 4 या 5 लॉज है। कोई भी एक लॉ यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर देख लीजिए, लॉ ऑफ गवर्निंग साइज रिडक्शन। तो इसके अंदर ये लॉ क्या कहता है, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन साइज इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय पार्टिकल साइज। के यहाँ पर जो है वो के जो है यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट होता है और एक्स जो है यहाँ पर हमारा पार्टिकल साइज है। तो देख लेते हैं इस लॉ के बारे में। द एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस द स्लाइट चेंज इन द साइज। तो साइज को रिड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी वहां पर लगती है ऑफ द मटेरियल यूनिट मास कैन बी एक्सप्रेस एज अ पावर फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द मटेरियल। इसी को हम लॉज ऑफ गवर्निंग कहते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हो। तो इक्वेशन यहाँ पर देख लेते हैं हम, डी डिवाइडेड बाय डी एक्स। यहाँ पर डी क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है, और डी एक्स जो होता है हमारा वो चेंज इन साइज होता है, और के यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज को यहाँ पर रख के आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट लॉ जो है हमारे पास है रेटिंजर्स लॉ है। तो रेटिंजर्स लॉ के बारे में यहां पर देख लेते हैं। रेटिंजर्स लॉ क्या कहता है, रेटिंजर्स लॉ स्टेट दैट द एनर्जी नीडेड फॉर क्रशिंग द सॉलिड मटेरियल, ओके, सॉलिड मटेरियल क्रश करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगती है, मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूली फॉर्म ऑफ द सरफेस। तो क्रश करने के बाद वहां पर जो न्यूली फॉर्म हो जाता है सरफेस, तो उसका कितना सरफेस वहां पर होता है, वो रेटिंगर्स लॉ में कहा जाता है कि यहाँ पर वो जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल क्रश करने के लिए एनर्जी कितनी लगती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो जो हमारा सरफेस, नया सरफेस जो हमें मिलेगा, तो उसके प्रोपोर्शन में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पे एन की वैल्यू जो होती है वो 2 यहाँ पर दी गई है। तो E इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x1। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। E इज इक्वल टू हमारा E क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट मास रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सरफेस बाय रिडक्शन। यानी कि E इज इक्वल टू एनर्जी, आपको कितनी एनर्जी वहां पर लगती है साइज रिडक्शन करने के लिए, तो वो E होता है। क्या हमारा हमारा क्या होता है, रेटिंजर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट x1 एवरेज इनिशियल फीड साइज, हमारी पार्टिकल जो मटेरियल है उसका इनिशियल साइज कितना है, और x2 जो होता है हमारा वो क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट का साइज होता है। आफ्टर रिडक्शन ऑफ द साइज, हाउ मच दैट प्रोडक्ट साइज, दैट इज द x2, ओके। तो यहाँ पर एक वेरी सिंपल लॉ है, रेटिंजर्स लॉ। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा थर्ड लॉ आता है किक्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, डेफिनेटली मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो भी यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, ताकि उसके हिसाब से यहाँ पर आप स्टडी करोगे तो आपको एग्जाम में वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर किक्स लॉ देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में डेफिनेटली इसके बारे में पूछा जाता है, या फिर आपको 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर सभी लॉज यहाँ पर पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो देख लीजिए किक्स लॉ क्या कहता है। किक्स लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के लिए कितनी एनर्जी लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेशियो ऑफ द साइज रिडक्शन। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। इसका इक्वेशन देख लीजिए, E इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट x1 डिवाइडेड बाय x2। हमारा x1 और x2 यहाँ पर क्या होता है, साइज रिडक्शन रेशियो होता है। x1 में भी इनिशियल साइज कितना है, और x2 यहाँ पर आफ्टर रिडक्शन के बाद जितना साइज होगा उसको हम x2 कहते हैं। किक्स लॉ applies more specifically in the crushing of coarse particle where the maximum energy is employed in the making fractures along the predefined cracks। तो ये किक्स लॉ जो होता है फ्रेंड्स, वो जो बिग पार्टिकल्स होते हैं उसको कोर्स पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर किक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉन्ड्स लॉ देख लीजिए, नेक्स्ट लॉ है हमारे पास बॉन्ड्स लॉ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन देख सकते हो आप, यहाँ पर एन की वैल्यू, आपको एन की वैल्यू यहाँ पर याद रखनी है बस। जो रेटिंगर्स लॉ है उसके अंदर
एन की वैल्यू डिफरेंट है, किक्स लॉ के अंदर एन की वैल्यू डिफरेंट है, और यहाँ पर हमारे बॉन्ड्स लॉ के अंदर इसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो आपको पता होना चाहिए वैल्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देख लेते हैं बॉन्ड्स लॉ क्या कहता है। बॉन्ड्स लॉ स्टेट size reduction law is Bond's law, which state that work necessary for the reduction is inversely proportional to the square root of the size products। तो जो वर्क नेसेसरी फॉर द रिडक्शन, वो यहाँ पर जो हमारा एनर्जी होता है, तो वो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द साइज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x1। तो यहाँ पर x1 और x2 क्या होता है, x1 जो है हमारा वो उसकी इनिशियल साइज होती है, और जो x2 होता है हमारा वो फाइनल यहाँ पर साइज होती है। और ये जो kb होता है यहाँ पर ये बॉन्ड्स लॉ कांस्टेंट होता है। तो n की वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पर दी गई है 3/2। तो n की वैल्यू यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, आपको याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर इक्वेशन भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था लॉ के बारे में। ये 4 जो लॉ है आपको आने चाहिए, एग्जाम में किसी भी लॉ के बारे में पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। टफनेस, अब ये कैसे फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करता है। टफनेस क्या होता है देख लीजिए। टफनेस के अंदर जितना पार्टिकल टफ होगा उसकी साइज रिडक्शन होने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, अच्छे से वहां पर उसकी साइज रिडक्शन नहीं होती। तो ये होता है इसका टफनेस के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग हार्डनेस। जितना मटेरियल हार्ड होगा उतना पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसकी जो साइज रिडक्शन हो, और साइज रिडक्शन करने के लिए वो इजी, मतलब अच्छे से वो वहां पर साइज रिडक्शन उसकी हो जाती है। लेकिन हार्ड सब्सटेंस के लिए वहां पर आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और अच्छे से वो हार्ड जो सब्सटेंस होते हैं वो अच्छे से वहां पर रिड्यूस नहीं होती, उसकी साइज जो है कम नहीं होती। तो स्टिकनेस मटेरियल है वो भी यहाँ पर दिक्कत आती है, उसकी साइज रिडक्शन करने के लिए वहां पर भी उसके अंदर ज्यादा दिक्कत आती है। मॉइस्चर कंटेंट, आप देखो जिस प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा मॉइस्चर है उसका रिडक्शन बहुत ही मतलब अच्छे से नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है उसका साइज रिड्यूस करने के लिए। वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी वहां पर खर्च करनी पड़ती है, तब जाके वो मटेरियल जो है उसकी पार्टिकल साइज जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि हमारे साइज रिडक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ देख सकते हो आप, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द साइज रिडक्शन द मटेरियल विथ वैक्स लाइक प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पर जो static acid or the drugs containing the oil or fats become the soft because of the temperature of the mill rises to the large extent. This condition can be avoided dropping down the temperature of the mill with the help of the cooling jacket। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर मतलब क्या होता है, समझ लीजिए आपका एक ड्रग है, तो उस ड्रग का जो टेम्परेचर है, समझ लीजिए टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, और आपकी जो मशीन है, मशीन का टेम्परेचर अगर समझ लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो ऐसे मटेरियल क्रश करने के लिए, उसकी साइज रिड्यूस करने के लिए वहां पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये जो सॉफ्टनिंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे से वहां पर उसकी जो साइज है वो रिड्यूस नहीं होती बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर प्योरिटी रिक्वायर्ड मटेरियल स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के आगे टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर वहां पर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट हमारा इक्विपमेंट फॉर द साइज रिडक्शन। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इक्विपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट यहाँ पर हम यूज करते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक इक्विपमेंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका एप्लीकेशन पूछेगा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो वर्किंग कैसे करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ता है एग्जाम के अंदर। हम सिंपल तरीके से यहाँ पर इसके अंदर देखने वाले हैं। आज हम सिर्फ कौन कौन सी इक्विपमेंट वहां पर यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे जो मतलब कल के दिन हम एक एक इक्विपमेंट के बारे में टोटल डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
क्रशिंग्स, ग्रिंडर्स और अल्ट्राफाइन ग्रिंडर्स हमारे पास होते हैं, कटिंग मशीन्स होते हैं। तो क्रशर्स के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, जॉ क्रशर आता है, ग्रेटरी क्रशर आता है, रोल क्रशर आता है, स्मूथ रोल क्रशर आता है, टोटल रोल क्रशर आता है। ग्रिंडर्स के अंदर क्या क्या कौन कौन सा इक्विपमेंट आता है, हैमर मिल होता है उसके अंदर, इंपैक्टर होता है, रोलर कंप्रेशन मशीन, रोलर मिल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोलर मिल जो है ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। एट्रिशन मिल के दो टाइप होते हैं, सिंगल रनल एट्रिशन मिल, डबल रनल एट्रिशन मिल। नेक्स्ट है टम्बलिंग मिल्स। टम्बलिंग मिल्स के अंदर कौन कौन सा, रॉड मिल, बाल मिल, पेबल मिल, ट्यूब मिल, ये जो है सभी जो है टम्बलिंग मिल्स के टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पर अल्ट्राफाइन ग्रिंडर कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर, क्लासिफाइंग हैमर मिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड एनर्जी मिल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी भी आप इसे कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। इफ यू वांट एनी other universities question paper or any other subject question paper, then let me know in comment section, I will upload the video on that definitely। कोलाइडल मिल भी यहाँ पर अल्ट्राफाइन ग्रिंडर का है, टाइप होता है। नेक्स्ट एक कटिंग मशीन, तो कटिंग मशीन के अंदर कौन कौन सा आता है, कटिंग मशीन यहाँ पर कटर मिल आता है। नेक्स्ट एक ग्रैन्युलेटर एक आता है, ठीक है। तो ये सभी इक्विपमेंट है फ्रेंड्स जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले, जो कि साइज रिडक्शन के अंदर यूज किया जाता है इसका। तो आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी से जल्दी इस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें और भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाने हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट टुमारो हम इस इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पूरे इक्विपमेंट देखने वाले हम एक एक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।